हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का पार्ट पढ़ेंगे टेंस। यानी कि आज हम लोग अध्ययन करेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है टेंस। टेंस का मतलब काल यानी कि समय। तो हम लोग टेंस की परिभाषा कैसे देंगे कि समय की अलग अलग जानकारी देने वाले तथ्यों को टेंस कहते हैं। ऐसे फैक्ट्स, ऐसे तथ्य जो समय की अलग अलग जानकारी देते हों उन्हें क्या कहा जाता है? टेंस। तो समय की अलग अलग जानकारी देने वाले तथ्यों को टेंस कहा जाता है। टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। टेंस मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो एक एक टेंस को हम लोग समझते चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस क्या है? इसकी हिंदी होती है वर्तमान काल, यानी कि जो समय चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। तो इसकी परिभाषा कैसे देंगे? जिस वाक्य के अंत में है, हूँ, हो आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। जिस वाक्य के अंत में है, हूँ, हो, हमको सिर्फ है, हूँ, हो से मतलब है, हमें किसी भी प्रकार की क्रिया से इसमें कोई मतलब नहीं है। तो जिस वाक्य के अंत में है, हूँ, हो आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसकी सहायक क्रिया इज, आर, एम होती है। इसी तरह आपका आता है पास्ट टेंस। तो जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे, जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं उन्हें पास्ट टेंस कहते हैं। इसकी सहायक क्रिया वाज और वेयर यानी कि बर होती है। चाहे वेयर पढ़ो चाहे बर पढ़ो। जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं उसे पास्ट टेंस कहते हैं। इसकी सहायक क्रिया वाज वेयर होती है। इसी तरह आपका आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल, यानी कि जो समय आपका आने वाला है वो फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं कि फ्यूचर टेंस क्या होता है। तो जिस वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे आदि शब्द आते हैं उन्हें फ्यूचर टेंस कहा जाता है। इसकी सहायक क्रिया विल बी, शैल भी होती है। इन सब टेंसों में क्रिया से कोई लेना देना नहीं होता है। अब देखिए, इसी तरह प्रत्येक टेंस हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं कि प्रत्येक टेंस के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह आपके पास्ट टेंस के भी पार्ट होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद यानी 4 पार्ट होते हैं। अब हम लोग सबसे पहले अध्ययन करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। किसके बारे में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। चलिए भाई देखते हैं प्रेजेंट इसकी हिंदी होती है अनिश्चित वर्तमान काल। इसकी हिंदी होती है अनिश्चित वर्तमान काल। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिस वाक्य के अंत में, इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है कि जिस वाक्य के अंत में क्रिया में, इसमें एक चीज़ विशेष ध्यान देना है कि जो शब्द हमको पकड़ना है वो क्रिया से पकड़ना है। तो जिस वाक्य के अंत में क्रिया में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं
उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। जिस वाक्य के अंत में क्रिया में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डज और डू। तो सिंगुलर नंबर के साथ यानी कि एक वचनकर्ताओं के साथ डज का प्रयोग किया जाता है, जबकि बहुवचन कर्ताओं के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। एक वचनकर्ता यानी सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग किया जाता है, जबकि प्लूरल नंबर के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। परंतु अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। परंतु अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि उसमें सहायक क्रिया का कोई प्रयोग नहीं किया जाता है। तो उसमें किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि कर्ता एक वचन का होता है तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सिंगुलर नंबर ऑब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या करते हैं कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें क्या जोड़ देते हैं, यस या ईएस जोड़ देते हैं। यदि कर्ता प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, तो उसके साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर बाकी सभी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे इसे मैं विद्यालय जाता हूँ। अब यहाँ देखते हैं कि ता है, ती है, ता हूँ आदि शब्द हमको मिल रहा है, तो इससे हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में है क्या, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, क्या है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम होता है कि यदि कर्ता एक वचन होगा तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देंगे, यदि कर्ता बहुवचन होगा तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो यहाँ हमने देखा मैं कर्ता बहुवचन है तो इसके साथ लगेगा आई। अब गो मीन्स क्या होता है, जाना। अब देखते हैं ये बहुवचन करता है इसलिए इसमें ना यस का प्रयोग करेंगे ना ही ईएस का। तो आई गो टू स्कूल। दूसरा सेंटेंस, जैसे लिखा हो किसान खेत जोता है, तो यहाँ ता है, ती है, ते है मिल गया। तो इससे कुछ बच्चे ये स्पष्ट कर देंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य नहीं है। भले इसमें ता है, ती है, ते है मिल रहा है, परंतु ये जो ता है, ती है, ते है मिलना चाहिए वो क्रिया में मिलना चाहिए। तो अगर हम देखते हैं इस ता है, ती है, ते है के स्थान पे अगर ना रख के देखते हैं, अगर कोई क्रिया बनती है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, अगर कोई क्रिया नहीं बनती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा। तो जो ता के स्थान पे ना रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो ना। तो जो ना तो कोई क्रिया होती नहीं है, तो इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य नहीं है। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा क्या, किसान खेत जोतता है। अब देखते हैं यहाँ ता है के स्थान पे ना रख के देखते हैं तो जोतना। अब जोतना एक क्रिया होती है, सबको पता है, तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। लेकिन इसके पहले जो हमने लिखा था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य नहीं है। यही चीज़ हमको विशेष ध्यान देना है। इसका बनेगा द फार्मर प्लाउ मीन्स होता है जोतना। अब देखते हैं किसान एक वचन है तो इसमें यस का प्रयोग कर देते हैं, प्लाउज द फील्ड। अब देखते हैं एक कुछ अलग टाइप का सेंटेंस, जैसे वर्षा होती
तो है, वर्षा होती तो है। अब यहाँ देखते हैं एक नया शब्द जुड़ गया है तो हमें सेंटेंस देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है, देखने से तो भाई तो ऐसा ही लग रहा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस रहा है, परंतु ये बनता कैसे है, जब कोई कर्ता ना हो तो वहाँ इट कर्ता ले लेते हैं, इट। अब देखिए वर्षा होना भी एक क्रिया है, वर्षा होना भी एक क्रिया, तो रेन मीन्स होता है वर्षा होना, तो इट रेन, इट रेन्स ऐसे बनना चाहिए, परंतु इसमें एक शब्द आ गया है तो के लिए आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में देखने में तो ऐसा लग रहा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, परंतु इसमें जो कर्ता आएगा वो क्या आएगा, इट के अनुसार इसमें कर्ता सिंगुलर नंबर यानी कि डज आएगा, तो हो जाएगा इट डज। अब देखिए जब कर्ता लग गया तो यहाँ से यस हट जाएगा, तो इट डज रेन। तो ये जो कर्ता जो आया है आपका हेल्पिंग वर्ब, ये तो शब्द के लिए आया है, अन्यथा अगर तो शब्द हटा दिया जाए तो ये भी अफर्मेटिव का सेंटेंस हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, टेंस भी आपके समझ में आएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं।